प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अफलन के जो है नहीं होने के जो आंतरिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं पौधे के, उनके बारे में। तो आंतरिक कारक का मतलब हो गया पौधे की वह विभिन्न परिस्थितियां जिनमें पौधा स्वयं जो है उसमें फूल आने के कारण जो है बाद में फल नहीं बनते, तो उसके लिए जो आंतरिक कारक जो है डिपेंड करते हैं। तो आंतरिक कारकों में देखिए, पहला कारक है आनुवांशिकी कारक। आनुवांशिकी कारक का मतलब है कोई ना कोई जो उसके गुणसूत्र वगैरह में कमी रह जाती है वो बीज के अंदर, जिससे कि जो है असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है या संकरीकरण या स्वबंध्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो असंगतता असंगतता स्थिति के अंदर पौधा जो है उसके नर और मादा जो दोनों भाग होते हैं फूल के, वह पूर्ण विकसित होने के बाद भी जो भिन्नता के कारण है, असंगतता के कारण है, उनमें निषेचन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे कि फूल परागित होने के बाद भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आती है आडू, नाशपाती और सेव में। आडू, नाशपाती, सेव, इसमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसमें क्या होता है कि पौधे का जो भाग होता है फूल और फूल का, उस फूल में नर और मादा भाग जो होते हैं उनमें जन्नांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी बीजांड में परागण में असंगति होती है, और उस असंगतता के कारण जो है फूल है वो फल में नहीं बदल पाते। तो प्रमुख कारण हो गया असंगतता। तो असंगतता की कंडीशन कहाँ पाई जाती है? आडू, नाशपाती और सेव में। दूसरा है संकरीकरण। हाइब्रिड जब बीज बनते हैं, पौधों की नई जब प्रजाति बनाई जाती है बंधुओं, उस समय गुणसूत्रों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं हो पाता, और उन गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण, उस असमान इंट्रोब्यूशन के कारण आपके पौधे के अंदर स्वबंध्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फूल से फल का निर्माण नहीं हो पाता। तो कुल मिला के जो इसमें संकरीकरण का मतलब, इसके कारण क्या होता है? गुणसूत्रों का असमान वितरण हो जाता है। इसके कारण जो है फूल से फल नहीं बनते हैं। तीसरी कंडीशन होती है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब यही होता है बंधुओं कि जो संकरीकरण होते हैं, गुणसूत्रों का असमान वितरण होता है, उसके कारण जो है फल वृक्षों के पुष्पों पर नर और मादा जो जन्नांग हैं, उन जन्नांगों के उपस्थित होने के बाद भी दोनों का आपस में निषेचन नहीं हो पाता और फूल से फल नहीं बन पाते, अर्थात एक ही प्रकार की जाति में उसी जाति के पराग कणों का असक्षम होना। इसलिए यह अफलन का कारण है कि जो जन्नांग है उनमें जो निषेचन नहीं हो पाता, और जब निषेचन नहीं होता बंधुओं तो नई संतति अर्थात जो है फूल से फल नहीं बनते। तो ये तीनों कंडीशन जो आनुवांशिकी के तहत आते हैं, ये आंतरिक कारण है। इसमें मौसम कुछ नहीं करता है। ये पौधे का जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में आने वाले जो गुण हैं, जिनको आपने बायोलॉजी के अंदर छोटी कक्षाओं में भी आनुवांशिकी के रूप में पढ़ा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, उनमें जब दोष आ जाता है कोई ना कोई, तो उसको आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकी के बाद आता है आपके सेकंड दैहिक कारण। दैहिक कह सकते हैं, शारीरिक कह सकते हैं। दैहिक कारण का मतलब है कि कुछ पोषक तत्वों का असमान जो है रूप से पौधे के अंदर, जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कम होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होगी तो पौधा ज्यादा विकसित होगा, केवल वानस्पतिक वृद्धि होगी, उसके अंदर फलन नहीं होगा। फलन के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका एक समुचित जो है अपने कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों संतुलित रूप में पौधे में जो है उपलब्ध होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो यदि कम होगा तो अफलन को बढ़ाएगा, और रासायनिक पदार्थ जो हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा और संतुलन भी यदि ठीक नहीं होगा तो भी जो आपके फूल कम बनेंगे, फल नहीं बनेंगे। फल व फूलों का समय से पूर्व झड़ना भी एक नई समस्या बन जाएगी, और फल वृक्षों पर फल नहीं बनेंगे या बहुत कम बनेंगे तो आप जो अपना फलोद्यान है वो अफलत की स्थिति में आकर अनुत्पादक हो जाएगा। इसलिए कायिक प्रभाव का उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बंधुओं, तो इसको अपन लिख सकते हैं, कभी कभी
कभी कभी फल वृक्षों में भोज्य पदार्थ, खनिज पदार्थ व अन्य पदार्थों के कारण जो असंतुलन हो जाता है, उस असंतुलन के कारण बंधुओं जो है कुछ पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। तो ये जो एक असंतुलन है और इनबैलेंस जो है, यदि बैलेंस नहीं होगा तो जो है पादप है वह एक प्रकार से अफलन की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि पौध की वृद्धि, फूल लगना और फल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो सभी पोषक तत्वों की उसके अंदर हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। इसलिए अच्छी प्रकार से जो है सभी पोषक तत्वों की जब समान मात्रा मिलेगी तभी अच्छा फलन होगा, अन्यथा अफलन की कंडीशन आ जाएगी। तो बंधु यह है दैहिक या कायिकीय प्रभाव, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स। और तीसरी जो कंडीशन है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। फल वृक्ष जो होते हैं बंधुओं, इसमें फूल जो खिलने के बाद परागकण की क्रिया से लेकर फल बनने तक विभिन्न स्थितियां होती है, जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो आपके पहले फूल आया है, फूल से फल बनने के बीच में जो जो अभिक्रियाएं होती है उनमें जब कोई दोष आ जाता है, अर्थात आपके फूलों की संरचना, परागकण का उरूर होना, जननांग सही अवस्था में होना आदि शामिल है। यदि इसमें एक भी संरचना में विकार आ जाता है तो आपके ठीक से फलन नहीं होगा, तो अफलन की कंडीशन आ जाएगी। यानी फूल बनने से लेकर के फल बनने के बीच में जो जो अभिक्रियाएं हैं वो यदि ठीक से संपन्न होती है तभी पूर्ण रूप से फल बनते हैं, अन्यथा कोई ना कोई दोष आ जाता है। तो देखिए इसमें जो जो अफलन के कारण है, तो पहला है बंधुओं अपूर्ण फूलों का बनना, ठीक है, यानी फूल जब अपूर्ण बनेंगे अर्थात पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होंगे, अपूर्ण जो फूल होंगे वो झड़ेंगे, ठीक है। कंप्लीटली जब फूल के डेवलपमेंट नहीं है तो पराग कण जो है, पराग कोश का भी पूर्ण निर्माण नहीं होगा, तब निषेचन ठीक से नहीं हो पाएगा। कुछ फल वृक्षों पर पूर्ण फूलों का निर्माण नहीं होता बंधुओं। जब एक ही पौधे पर मादा व नर फूल अलग अलग स्थान पर उत्पन्न है तो ऐसी उभयलिंगाश्री मोनोसियस होती है जैसे कटहल, परंतु जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधों पर उत्पन्न हो तो वो एक लिंगाश्रयी कहते हैं, जैसे खजूर, पपीता। ऐसे नर फूलों या पौधों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से परागकण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती और अफलत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी अपूर्ण फूल बनेंगे तो परागकण की क्रिया भी अपूर्ण रहेगी। क्योंकि कुछ फूल पादप ऐसे होते हैं जो एक लिंग श्री होते हैं, कुछ उभयलिंग श्री होते हैं, अर्थात एक ही पादप पर नर और मादा जननांग होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल नर जननांग होते हैं, मादा जननांग दूसरी प्रकार के जो है पौधे पर होते हैं। तो इस प्रकार से परागकण की क्रिया दोनों कंडीशनों में यदि अधूरी रह जाती है तब अपूर्ण फूल बनेंगे, अर्थात कंप्लीटली फूल नहीं बन पाएंगे। सेकंड जो कंडीशन है वो है बंधुओं जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता। जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता। जो जननांग है यदि वो परिपक्व नहीं है, ठीक से नहीं है, तो जननांगों के जो परिपक्वता में जो भिन्नता होगी बंधुओं, उस फल वृक्षों में पर फूल खिलने के बाद उपस्थित जननांगों में परिपक्वता का समय अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे नर अंगों के पहले परिपक्व होने का प्रोटोएंड्री यानी सीताफल में, और मादा अंगों के पहले परिपक्व होने को प्रोटोगाइनी चिक्कू कहते हैं। इस स्थिति में स्वयं सेचन के नहीं होने के कारण अफलन की स्थिति हो जाती है। यानी जननांगों का जो टाइम है उसमें भिन्नता है। दोनों यदि ठीक ढंग से समय पर विकसित होंगे, एक साथ विकसित होंगे तो निषेचन होगा, अर्थात पहले जो यदि मान लो नर जननांग विकसित हो गया और मादा जननांग विकसित हुए ही नहीं
तो उसमें निषेचन समय पर नहीं होगा, तो फिर अफलन की कंडीशन हो जाएगी। ऐसी कंडीशन जो आपके जो दिखाई देती है वो प्रोटोएंड्री सीताफल में, इसमें नर अंग पहले विकसित हो जाते हैं, और जो आपके प्रोटोगाइनी चीकू के अंदर मादा अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं, नर जो बाद में परिपक्व होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के टाइम में भिन्नता आ जाती है और अफलन की कंडीशन आ जाती है। तो जननांगों का परिपक्व एक साथ होना अति आवश्यक है। इसमें कुछ हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, यानी पौधों के अंदर कुछ हार्मोन्स की कमी के कारण जो है नर जननांग या मादा जननांग पहले या बाद में विकसित होते हैं, जिससे एक साथ विकसित नहीं होने के कारण निषेचन समय पर नहीं हो पाता, और जब निषेचन समय पर नहीं होगा तो पौधों से फलन जो है वो अफलन की कंडीशन में आ जाएगा, फूल से फल समय पर नहीं बनेगा। इसके अलावा तीसरा जो कारण है इसमें फल वृक्षों में विकास है, तो उसमें पराग का समय पर विकसित नहीं होना, पराग का उर्वर नहीं होना या विकसित नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो पराग होता है पौधों के अंदर, उसमें फल वृक्षों में कभी कभी फूल तो पूर्ण हो जाते हैं, यानी फूल तो अच्छे बन गए, परंतु उनमें उपस्थित पराग कण जो हैं उनमें जीवनक्षम नहीं होते, जिससे परागकण में सेचन क्रिया पूर्ण नहीं होती है। जब सेचन क्रिया पूर्ण रह जाती है बंधुओं, तब जो आपके अफलत हो जाती है। जैसे अंगूर की कुछ किस्में हैं, उनमें पराग जो हैं उर्वर नहीं होते, वो निषेचन करने में जो एक प्रकार असमर्थ रहते हैं। जैसे कुछ अंगूर की कुछ किस्मों में पराग का उर्वर नहीं होना भी पाया गया है। इसी प्रकार से विषम वर्तिकात्व, जो विषम वर्तिकात्व है, ये भी एक कारण है आपके फल वृक्षों में अफलन का। कुछ फूल वृक्षों में फूल की बनावट ही विकार युक्त होती है, जिसमें वर्तिका यानी स्टाइल पुंकेसर तंतु से लंबी व विपरीत होती है, जिसमें पुष्प के स्वयं निषेचन में बाधा आती है और फल का निर्माण नहीं होता। यानी विषम वर्तिका तो नहीं, वर्तिका खुद ऐसी हो जाती है कि जो निषेचन करने में जो एक प्रकार से फूल को अंदर से जो परागकण या परागकोश से निकल ही नहीं पाते। तो ये विषम वर्तिकात्व भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके आंतरिक कारक के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो एप्लन की जो समस्या है यह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके जो कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब पौधे पर पर्याप्त मात्रा में फूल या फल नहीं लगते हैं तो डॉक्टर्स द्वारा कुछ जैविक हार्मोन्स या जो केमिकल हार्मोन्स छिड़कने का, स्प्रे करने का या जो है उपाय करने के लिए कहते हैं। उन उपायों को ठीक से करना चाहिए ताकि जो है अपन इस अफलन की समस्या से जो है बच सकें और अपनी जो फलोत्पादन है उसको पूर्ण कर सकें। तो वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से अपन अफलन को रोक सकते हैं, अफलन को फलन में बदल सकते हैं बंधुओं। तो अफलन की समस्या का उपाय देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय यह है कि पराग वाले फल वृक्ष लगाना। ठीक है, जिन फल वृक्षों में पराग सेचन वाले वृक्ष कम होते हैं वहां पर पहला पराग वाले वृक्ष लगाना, यानी इस प्रकार की किस्में लगाना कि जिसके अंदर पराग बहुत बनते हो, यानी पराग सेचन वाले वृक्ष कम होते हैं, वहां पराग देने वाले वृक्षों को स्थान स्थान पर लगाना चाहिए। इनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, पोलिनाइजर्स जो पराग दूसरे पौधों को देते हैं उनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। ऐसे वृक्ष जगह जगह लगाने चाहिए ताकि जहां पर पराग की कमी होती है जिन वृक्षों में, वहां पराग की पूर्ति हो सके। ऐसी किस्में लगानी चाहिए। इनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके पराग कण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, फलन भी अच्छा होता है। सेव, बेर, आम, सेव, बेर, आम कृषि वैज्ञानिकों से जांच करवा करके कि भाई अपने फलोद्यान के अंदर पर्याप्त मात्रा में यदि पराग वाले पौधे नहीं हैं तो पराग उत्पन्न उनमें कम हो रहे हैं, तो पराग अधिक उत्पन्न होने वाली जो किस्में हैं वो आसपास लगानी चाहिए ताकि निषेचन आराम से हो सके और जो है आपके फल और फूल अच्छे बन सकें। फूलों से फल बनने की जो कंडीशन है वो सेब, आम और बेर और पपीते में नर पौधे लगाना। ठीक है, तो पराग वाले वृक्ष लगा करके आप फलन की क्रिया को बढ़ा सकते हैं, अधिक फल ले सकते हैं
और इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो जड़ों की काट छांट। सामान्यतः नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें जड़ों की काट छांट करनी चाहिए, तो ताकि जो जड़ है उसके माध्यम से जो विकार आ रहा है वह पूरा, जैसे फूल आने के 1 माह पूर्व फल वृक्षों में फैलाव में चारों तरफ 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करनी चाहिए। खाई पार की जड़ें काट कर खाद मिट्टी के मिश्रण से भर सिंचाई करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से फसल अच्छी होती है। चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा तो हवा के माध्यम से आ जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी को दूर करने के लिए जड़ों को चारों ओर से खुदाई करके और उनको काट छांट करके उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है सिंचाई करनी चाहिए, खाद मिलानी चाहिए, ताकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ सके और आपकी जड़ों की काट छांट करके और आप जो है उस पौधे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दोगे, जिससे कि नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का जो संतुलन है वो बन जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो संतुलन बन जाएगा तो आपके पौधे के अंदर फलन अच्छा होगा। इसलिए जड़ों की काट छांट अच्छी खुदाई करके उसके अंदर अच्छी प्रकार से खाद भर देना चाहिए। इसी प्रकार से वले बना सकते हैं अपन, वले बना करके भी ऐसा किया जा सकता है। वले का मतलब सीधा सीधा होता है कि फल वृक्षों की चयनित शाखाओं पर चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल उतारकर वले बना देते हैं। वले अधिक गहरी नहीं हो, लकड़ी को नुकसान नहीं हो, यानी जाइलम को नुकसान नहीं हो, ऐसा करने से शाखाओं में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़कर फलत को बढ़ाता है। रिंगिंग करना यानी जगह जगह पर वले बना देना चाहिए, जिससे कि आपके शाखाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। और वले बनाना का मतलब सीधा सीधा छाल हटाना उन पौधों की, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी और फलन अच्छा होगा। इसी प्रकार से फलोद्यान का अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। यानी फल उद्यान में रोज जो है जानकारी लेकर के अच्छा मैनेजमेंट करते हुए, जैसे कीट प्रकोपों का प्रकोप शुरू होता है उस समय उनको नष्ट कर देना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि फल छेदक आएंगे उसके बाद छेद करेंगे। यदि 2-4 पत्तियों में भी छेद दिखते हैं तो पर्याप्त मात्रा में फल छेदक दवाइयों का जो है फूल छेदक दवाइयों का छिड़काव कर देवे, ऐसे हार्मोन्स का प्रबंधन कर लेवे, मैनेजमेंट करते हुए जो है निराई गुड़ाई है, पोषण है, काट छांट है, रोग कीटों का बचाव है, पौधों को खुला बनाना आदि उद्यानिक क्रियाएं करनी चाहिए। इससे उद्यान में अच्छी उपज मिलती है। उद्यान में परागण की क्रिया को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं करना, यानी परागण क्रियाओं को बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, परागण क्रियाएं जो है बढ़ाना। अब परागण क्रियाएं अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, मनुष्य कैसे बढ़ा सकता है? तो देखिए, फल वृक्षों में फूल आने के बाद परागण की क्रिया समय पर वे अधिक हो, इसके लिए पराग ले जाने वाले कीटों का विशेष प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, आपने भौरे, तितलियां और मधुमक्खी देखी होगी। तो भौरे हैं, मधुमक्खी है, ये जो है इनको भगाना नहीं चाहिए। ठीक है, भौरे, मधुमक्खी, तितली ये क्या करती है? परागण क्रिया को बढ़ाती है। भौरे गुंजन करते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जब बैठते हैं तो वह अपने साथ पराग ले जाते हैं बंधुओं, और इनका विशेष महत्व करना चाहिए और इनको आकर्षित करना चाहिए। इससे निषेचन की क्रिया समय पर संपन्न होती है। आपने सुबह सुबह अपने खेत पर गए होंगे, आपने तितलियों को देखा होगा कि वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। इसी प्रकार से मधुमक्खियां हैं, वह भी निषेचन को जो तीव्र करने में मदद करती है। इसलिए इनके लिए जैसे मान लो कोई इनको भगा देता है, धुआं कर देता है, या तितलियों को जो है परेशान करता है, भौरों को परेशान करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौरे, मधुमक्खी, तितली को मोटिवेट करना चाहिए क्या कि वो फलोद्यान में आए। ठीक है, और जो है उनको परेशान नहीं करेंगे तो अधिक मात्रा में भौरे, मधुमक्खी, तितलियां आएगी तो परागण की क्रिया तेज होगी, और परागण की क्रिया तेज होगी तो बंधुओं फूलों से फल बनने की दर भी तेज हो जाएगी। और इस प्रकार से आप अपने जो फलोद्यान है उसके अंदर जो इसकी मात्रा बढ़ा सकोगे। इसके बाद एक और जो आप उपाय कर सकते हैं वो पादप हार्मोन्स का उपयोग कर सकते हैं। पादप हार्मोन्स का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो तीव्र गति से नर और मादा जननांग विकसित होंगे, और फूलों में से जो पराग कण हैं पराग कोश से भी जो निकलेंगे, और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में जो है पराग कोण से परागण क्रिया में पादप हार्मोन्स की भी विशेष भूमिका होती है। जैसे देखिए, आम, नींबू और फल वृक्षों में हार्मोन के असंतुलन के कारण फूल और फल समय पर से पहले गिर जाते हैं।
इसलिए 2,4-D और NNA इनके घोल का छिड़काव करना चाहिए। 2,4-D जो है और NNA इनका छिड़काव करके, और आप आम है, नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें हार्मोन्स के बनने की दर को प्रभावित करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपके जो पादप हार्मोन्स जब कंट्रोलिंग अवस्था में रहेंगे, नियंत्रण अवस्था में रहेंगे, तो आपके जो है नींबू में आपके 10 ppm का छिड़काव मई व सितंबर माह में करना चाहिए, जिससे कि फूल और फल अच्छे आएंगे और उसमें से ये झड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के पादप हार्मोन्स का यूज भी करना चाहिए। इसके बाद जो फलोद्यान में विभिन्न पादप वर्धी नियंत्रकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो पादप जो वर्धी नियामक का प्रयोग करने से पादप के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें फलन की जो क्रिया है वो तीव्र और अच्छी होने लगती है। अब अपन बात करते हैं पादप वर्धी नियंत्रकों की। पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों में जो आपके अन्य और पदार्थ जो पाए जाते हैं, यानी पादप वर्धी नियंत्रक जो है पोषक तत्व के अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पादप में पाए जाते हैं, यानी यह पोषक तत्व के अतिरिक्त पाए जाते हैं। पहली बात, यह पोषक तत्व के अतिरिक्त पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो, यानी पौधे के अंदर पोषक तत्वों के अतिरिक्त ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पादप की जो पौधा होता है उसकी जो काया है, अर्थात जो बॉडी है, उस काय की जो पूरे बॉडी सिस्टम में उसका पादप का, उस पादप के कार्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी प्रत्येक क्रिया में ये भाग लेते हैं। ये उसके फूलों के बनने में, फलों के बनने में, नई जड़ों को विकसित करने में, नई पत्तियों को विकसित करने में। तो इसकी परिभाषा याद रखनी चाहिए। पादप वर्धी नियंत्रक क्या होते हैं? पादप वर्धी नियंत्रक वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्वों के अतिरिक्त पादप के अंदर पाए जाते हैं, जो पादप की कार्यकीय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन्स, पादप नियंत्रक या वर्धी नियंत्रक या पादप वर्धी पदार्थ भी कहलाते हैं। ठीक है, पादप वर्धी नियंत्रक कह दो, इन्हें पादप हार्मोन्स कह दो, पादप वर्धी नियंत्रक ओब्लिक पादप हार्मोन्स ओब्लिक पादप जो है वर्धी पदार्थ, पादप वर्धी पदार्थ, यानी इसके खूब सारे नाम हैं, कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये पोषक तत्वों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों के अतिरिक्त, जैसे अपने थायराइड हार्मोन्स है, थायरोक्सिन हार्मोन्स है, इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो अनेक प्रकार के जो हार्मोन्स बनाती है, वैसे पादप के अंदर ऐसे पादप वर्धी नियंत्रक हार्मोन्स बनते हैं। अपने शरीर को भी अनेक प्रकार के हार्मोन्स प्रभावित करते हैं। वैसे ही पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उसके अनेक प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका कंट्रोल करने के लिए आपके जो ये नियंत्रक हैं, इनके माध्यम से शरीर का कंट्रोल किया जाता है। तो ये पादप की सभी क्रियाओं में लगभग भाग लेते हैं। इनका प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम मात्रा के अंदर, जो पर्याप्त मात्रा के अंदर पादप को जितना चाहिए, जैसे अपने शरीर को आयोडीन चाहिए जिसका निर्माण अपना शरीर करता है, लेकिन अतिरिक्त रूप से भी आयोडीन का निर्माण कर लिया गया है, वैसे ही जो पादप हार्मोन्स हैं, पादप वर्धी नियंत्रक हैं, इनका जो है आर्टिफिशियल रूप में भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उत्पादन कर लिया है। तो पादप वर्धी जो हार्मोन्स हैं या पादप वर्धी नियंत्रक 5 भाग हैं। पहला है ऑक्सिन,
सेकंड जो भाग है, पार्ट है, उसके रूप में अपने जो नाम आता है जिब्रेलिन्स का नाम आता है कि जिब्रेलिन्स ये प्रमुख हार्मोन्स के प्रकार हैं। और तीसरा है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स और साइटोकिनिन्स के बाद नाम आता है आपके वृद्धि रोधकों का, जो वृद्धि को रोकते हैं, अर्थात वृद्धि रोधक हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑक्सिन है सबसे पहले, और पांचवा है इथाइलिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सिन को। ऑक्सिन जो है बंधुओं पौधों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सिन जो है नई पत्तियों और जो ऊपरी कलियों में बनते हैं तथा बाद में विभिन्न स्थानों पर अनेक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनका प्रयोग पौधों के अंदर कोशिका विभाजन, जड़ों के निर्माण में और नई पत्तियां बनने में, फूल व फल गिरने से रोकने में, फल को बीज में बनने में, ठीक है, और फलों को बीज रहित बनाने में, खरपतवार नियंत्रण आदि में होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल जो इसका अच्छा उदाहरण है ऑक्सिन का, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल NaA, इंडोल ब्यूटाइक अम्ल IBA, 2,4-D डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सिन के रूप में देखो 2,4-D जो यूज किया जाता है कृत्रिम रूप से। इसके अलावा NaA, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेप्थलीन आपके एसिटिक अम्ल, और IAA के रूप में आप जो यूज करते हैं वो आपके जो है इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, और IBA जो है इंडोल ब्यूटाइक अम्ल। इनको ऑक्सिन अम्ल के रूप में यूज करते हैं जो पौधे के फूल बनने में, जो है फल बनने में और नई जो है पत्तियां बनने में, इन सब में इस हार्मोन्स का या जो अपन कह सकते हैं पादप वृद्धि नियंत्रक का विशेष योगदान रहता है। तो I4 अपने को ध्यान रखना है, इंडोल, ठीक है, और A4 जो एसिटिक अम्ल और B4 जो है ब्यूटाइक, ठीक है। तो 2,4-D जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर चलते हैं जिब्रेलिन्स की ओर। तो जिब्रेलिन्स ये पौधों में निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं, ये भी जो पौधों में कोशिका विभाजन के साथ साथ उनका लंबवत आकार बढ़ाने में सहायक होता है। ये फलों का आकार बढ़ाने, फलों को बीज रहित बनाने और बीज व कलिकाओं में सुसुप्त अवस्था हटाने में, यानी कई बार सुसुप्त अवस्था आ जाती है जिसमें पौधा वृद्धि करने से जो है बंद कर देता है, पौधे में वृद्धि रुक जाती है, जो कंडीशन उसी में रहती है। तो इसके जो है एक प्रकार से वृद्धि के लिए इस जिब्रेलिन्स का उपयोग होता है। और जिब्रेलिन्स का जो उपयोग भारी मात्रा में करने से नुकसान भी हो सकता है, तो प्राकृतिक रूप से ही जो है इनका उत्पादन किया जाता है। और इस अम्ल को जो प्राकृतिक रूप के साथ कृत्रिम रूप में भी जिब्रेलिक अम्ल के रूप में इसको तैयार कर लिया गया है। जिब्रेलिक अम्ल के गुण हैं वो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स के समान हैं, और ये जो है पादप की वृद्धि के लिए, उसके आकार को बढ़ाने के लिए, फलों को बीज रहित बनाने के लिए और सुसुप्त अवस्था हटाने का काम आता है। तो जिब्रेलिक अम्ल जो है वह ऐसा कृत्रिम रसायन है बंधुओं जो जिब्रेलिन से समान काम करता है, जिब्रेलिक अम्ल, ठीक है। यदि इस जिब्रेलिन्स की कमी होती है तो उस समय जिब्रेलिक अम्ल जो है उसका छिड़काव करके इस जिब्रेलिन्स की पूर्ति करवाई जाती है। जैसे इंसुलिन हार्मोन की जो है एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो मधुमेह रोगियों को, जिसके अंदर इंसुलिन की जो प्राकृतिक इंसुलिन की कमी होने पर अपने को पता डायबिटीज वालों को कभी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो जैसे शरीर में अपने भी हार्मोन्स की कमी होने पर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, वैसे पादपों में भी इन हार्मोन्स के जो पादप वृद्धि नियंत्रकों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी क्रम में जो अगला है साइटोकिनेस। साइटोकिनेस ये पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक रसायन है। बीज एवं कलिकाओं की सुसुप्त अवस्था हटाने, जड़ों, प्रवाहों और रेशे के निर्माण में सहायक होते हैं। काइनेटिन, जिनेटिन, तो काइनेटिन, ये जिनेटिन वगैरह जो आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, बेंजाइल एडेनिन, ये
प्राकृतिक और कृत्रिम रसायन है, ठीक है, जिएटिन और 6 बेंजाइल और एडिटिन। ये जो हार्मोन प्राकृतिक भी हैं और आजकल इनके जो कृत्रिम रूप भी जो बना लिए गए हैं एडेनिन वगैरह के, ठीक है। तो ये पादप की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसी प्रकार से वृद्धिरोधक के रूप में ये वृद्धिरोधक रसायन जो पौधों में बीज व कलिकाओं में वृद्धि को रोकता है, बीज में अंकुरण को रोकता है, इस प्रकार की वृद्धि क्रियाओं में अवरोध पैदा करता है, ये पौधों में बोनापन भी उत्पन्न करता है, ये मेलिक हाइड्रेजाइड, इस प्रकार का एक वृद्धिरोधक हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है, मेलिक हाइड्रेजाइड इस प्रकार का वर्क करता है जो कि वृद्धि को रोकता है, बीज बनने से रोकता है और अन्य अवस्थाओं को रोकता है। पौधे को जो है एक प्रकार से मेलिक हाइड्रेजाइड जो है वह बोना बनाता है और सामान्यतया जो प्याज का भंडारण करते हैं, प्याज का भंडारण करने के पश्चात प्याज का जो अंकुरण नहीं हो इसमें ये हेल्प करता है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं जहाँ पर ओनियन को स्टोर किया जाता है, प्याज को स्टोर किया जाता है, तो ओनियन के स्टोर्स में प्रिय विद्यार्थियों जो मेलिक हाइड्रेजाइड कृत्रिम रूप से छिड़का जाता है ताकि उसके अंदर अंकुरण नहीं हो, क्योंकि जैसे ही प्याज में अंकुरण हो गया तो वो खराब होने लग जाते हैं। इसीलिए जो है मेलिक हाइड्रेजाइड का यूज करते हुए उसकी वृद्धि को रोकते हैं, वो अंकुरण से भी रोकते हैं बीजों को। तो इस प्रकार से ये मेलिक हाइड्रेजाइड कभी भी फायदेमंद भी है, लेकिन इसकी मात्रा पादप में होने से पादप बोने रह जाते हैं, उचित मात्रा में उनका जो है उत्पादन नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जो इथाइलिन है, इथाइलिन एक प्रकार से आपके फलों को पकने में मदद करता है। फल पकाव अर्थात जो फल होते हैं उनको पकाया जाता है नेचुरल रूप में, एक प्रकार से ये एक हार्मोन है। एक पादप में विकसित होने पर इसकी जब गंध दूसरे पादप तक जाती है तब जाकर के ये पकता है। इसी प्रकार एक कहावत भी चलती है कि जो है मतिर को देख करके मदिरा रंग बदलता है, अर्थात जो एक ककड़ी है उसमें जब पका हो तो उसमें से गंध आती है, वो गंध होती है बंधुओं इथाइलिन की। इथाइलिन हार्मोन जब गंध के माध्यम से दूसरी जो फल के पास पहुंचता है तो उसको वो भी पकना शुरू कर देता है। यदि 5-7 फल पहले पक जाए तो पूरे खेत में फल तेजी से पका हुई कंडीशन में आ जाते हैं, उसमें से एक खुशबू आती है, सुगंध आती है, वो वास्तव में किसकी होती है? इथाइलिन की होती है। और इसी इथाइलिन को जो है कृत्रिम रूप से बना लिया गया है। जो आज पपीते हैं, केले हैं, विभिन्न जो स्टोर्स में होते हैं उनको बेर, खजूर, चिक्कू, केला, ये सिट्रस आदि फलों को पकाने में इथाइलिन सहायक होता है। कृत्रिम रूप से इथ्रोल और एथ्रेल का यूज किया जाता है बंधुओं, और अपने जो ये केले वगैरह इनको पकाने में कृत्रिम रूप से इनको पकाते हैं। जब भारी मात्रा में इन फलों का उत्पादन करना होता है, इनको जो है कच्चे अवस्था में तोड़ लिया जाता है, तो जो स्टोर रूम्स होते हैं वहाँ पर इस हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है या इस हार्मोन्स के संपर्क में लाकर के उन फलों को तेजी से पकाया जाता है। ठीक है, तो ये है बंधुओं पादप वृद्धि नियंत्रक, जो केवल पादप की वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। ये पोषक तत्वों के अतिरिक्त पादप के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो उनमें जड़ें, तने, फल, फूल सब बनने में इनका योगदान होता है। जैसे अपने शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का योगदान है। जो पुरुषों की आवाज़ है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से, और या जो गर्ल्स होती है उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इस हार्मोन्स पाए जाते हैं। अपना जो थायराइड है गला, इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जो स्त्रावित होता है। इस प्रकार से अपना शरीर जैसे हार्मोन्स स्त्रावित करता है, वैसे पादप भी अनेक पादप जो हार्मोन्स स्त्रावित करता है, उनमें से अपन ने 5 को पढ़ा है। तो ये कृत्रिम रूप से भी आजकल तैयार कर लिए गए हैं। जब जब आवश्यकता होती है पादप में जो है फल जड़ते हैं या फूल जड़ते हैं, तो उस समय जिब्रेलिन्स वगैरह का, जिब्रेलिक अम्ल वगैरह का यूज किया जाता है। 2,4-D का भी यूज किया जाता है ताकि इनकी वृद्धि अच्छी हो सके, पादपों की किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो इस प्रकार से ये जो 5 हैं बोर्ड की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधुओं। ठीक है, इनका विस्तृत वर्णन आपको लिखना है। मूल चीज उसके अंदर ये जो है ऑक्सीन के रूप में वर्तमान में अपने सामने कौन कौन से जो अम्ल या रसायन उपलब्ध है, जो इन्हें ऑक्सीन का, जिब्रेलिन्स का, साइटोकिन्स या वृद्धिरोधक या इथाइलिन के रूप में जिनका अपन कृत्रिम रूप से यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद करना है।
और पादप वर्धी नियंत्रक जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट होता है। अब इन पादप वर्धी नियंत्रणों का उद्यानिकी में कैसे यूज करते हैं, यानी अपना जो एक प्रकार से फ्लो ज्ञान है उसमें अपन इनका यूज कैसे करेंगे, पादप वर्धी नियंत्रकों का या पादप हार्मोन्स का यूज कैसे करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए, वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब है इन पौधों की तेज गति बढ़ाने के लिए, यानी वृद्धि जब बढ़ेगी, जैसे साइटोकिनेसिस है तो साइटोकाइनेसिस है, उस साइटोकाइनेसिस का यूज क्या होता है, पादप वृद्धि के लिए होता है। तो साइटोकाइनेसिस वगैरह है, या जो है फल को पकाना तो इथाइलिन है, इनका यूज किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पादप वर्धी नियंत्रकों का जो उद्यानिकी में उपयोग, जो पादप वर्धी नियंत्रक हैं या अपन इनको हार्मोन्स भी कह सकते हैं, इनका उद्यानिकी में कैसे यूज किया जाता है। उद्यानिकी का मतलब सीधे सीधा फलोद्यान है, या जो आप गार्डन लगा रहे हैं उसमें कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, वानस्पतिक प्रवर्धन पर प्रभाव। वानस्पतिक का मतलब है पेड़ पौधे जो हैं बंधुओं, उनकी जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है उसको ये इफेक्ट करते हैं, उसके प्रत्येक भाग का जो डेवलपमेंट होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है। इनकी कमी या अधिकता पादप के लिए नुकसानदायक होती है। तो वानस्पतिक प्रवर्धन पर प्रभाव जो है, फल वृक्षों में वानस्पतिक प्रवर्धन, जैसे कलम में दाब कलम में जड़ों को शीघ्र व सुगमता पूर्वक विकसित करने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अपन कलम है, दाब कलम है, इनमें क्या होता है कि अपने को पता है कि जो मूल ग्रंथ है और सांकुर शाखा है वो दोनों अलग अलग है। जैसे आपने टी आकार का जो मूल ग्रंथ में होल निकाला था, अर्थात कट लगाया था यहाँ पर, अब ये कट लगा है, इसमें अपन जब कलिकायन करेंगे या कलम लगाएंगे तो क्या होगा, हमने एक किसी ब्रांच को ही तो तोड़ा है। तब उस ब्रांच को यदि अपन इन हार्मोन्स में डुबो करके दोनों को इसमें बेंड करेंगे, बांध देंगे, तो जल्दी उसमें अंकुरण होगा, अर्थात जल्दी दोनों का जॉइंट होगा, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ये तीव्रता करते हैं उसकी वृद्धि के लिए, तो तुरंत उनका जॉइंट जल्दी हो जाता है बंधुओं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे अनार और अंगूर आदि की कलमों को IBA, ठीक है, अंगूर और अनार, इनकी जो कलमें होती है, ठीक है, उनको IBA जो आपके एक प्रकार का क्या है, पादप वर्धी नियंत्रक हार्मोन्स है। IBA 100 से 500 ppm, मतलब 1 मिलीग्राम बराबर 1000 जो है 1000 ग्राम जो आपके पानी है उसके साथ उसका मिक्स करते हैं ppm में। तो ये IBA जो 100 से 500 ppm से उपचारित करने से जड़ें शीघ्र निकलती है, और मूलवंत और जो आपके सांकुर का मिलन भी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। नींबू प्रजाति में गुटी में IAA, ठीक है, और NAA, नींबू प्रजातियों में IAA, INA, ठीक है, इसका यूज किया जाता है हार्मोन्स का, जो कि 100 के रूप में यूज करते हैं ppm। तो कुल मिला के एक रसायन भाग बराबर 1000 लीटर, 1 लीटर पानी, यानी 1000 ग्राम जो है 1000 मिलीग्राम पानी के में घोल करते हैं, उसको 1 ppm का घोल बोला जाता है। तो ये जो अंगूर अनार है IBA जो 100 से 500 ppm, और नींबू प्रजातियों में IA और INA जो है ये इस प्रकार से डाले जाते हैं। IA का मतलब है इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, और जबकि INA का मतलब है बंधुओं जो आपका इंडोल नेप्थिलीन एसिडिक अम्ल, ठीक है, और आपके जो IBA का मतलब है इंडोल ब्यूटाइक अम्ल, ठीक है, इंडोल ब्यूटाइक
अम्ल, इंडोल ब्यूटाइक अम्ल। तो ये ध्यान रखना है, इंडोल ब्यूटाइक अम्ल है, इंडोल एसिटिक अम्ल है, इन्हीं का यूज किया जाता है। और जो अपने इनके अंगूर और अनार की जो कलमें हैं, इनको जब इसमें डुबो कर रखे और जॉइंट किया जाता है तो ये कलमें जल्दी ही आपकी इनमें से जड़ें निकलती है। इस प्रकार से कलम और दाब कलम के लिए ये उपयुक्त हार्मोन्स है जिनका यूज बहुत ही अच्छी गति से, तीव्र गति से कर रहे हैं। तो उद्यानिकी में अपने को जल्दी बेनिफिट हो जाता है। जो प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से जो दाब कलम लगती है उसमें 1 से 1.5 महीना लगता है, तो इसमें थोड़ा शीघ्रता से अच्छी कंडीशन में जो है अपन इनको लगा सकते हैं। तो वानस्पतिक प्रवर्धन में इन हार्मोन्स का यूज किया जा रहा है। तो अपने को याद रखना है, वानस्पतिक प्रवर्धन जब लिखते हैं तो जैसे कि जिन पादपों में कलम व दाब कलम लगाई जाती है उनकी जो कलमों को जो है इन हार्मोन से या पादप वर्धी नियंत्रणों को डुबो कर लगाने से इनके अंदर जल्दी ही जो है प्रवर्धन या प्रो निकलते हैं। इसके लिए देखो, अंगूर और अनार के लिए आपको याद रखना आईबीए इंडोल ब्यूटाइक अम्ल, जबकि नींबू के लिए इंडोल एसिटिक अम्ल और इंडोल जो है न्यूट्रिक एसिड जो है 100 ppm की मात्रा डालते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड है वह है बंधुओं फूलों के नियंत्रण के लिए। ठीक है, फूलों के नियंत्रण के लिए जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स, ये जिब्रेलिन्स हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से बनता है, यदि इसकी कमी हो जाती है बंधुओं तो फूल वृक्षों में फूलों को यानी शीघ्र लाने के लिए विलंब से या फिर अधिक फूलों को कम करने जैसी क्रियाओं में हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। आम अमरूद में NAA 200 से 500 जो है जो आपके ppm का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अमरूद और अनार में फूलों को कम करने के लिए 200 ppm का NNA का उपयोग किया जाता है। यानी आम अमरूद में NAA का जो यूज करेंगे वो अधिक करने के लिए करेंगे। ठीक है, ये पादप हार्मोन्स हैं, इसका यूज करने से जो आपके इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और आम अमरूद में इसका यूज करते हैं, आम और अमरूद, और इसका जो ppm है वो 500 ppm। NAA का मतलब हो गया नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में भी नाम लिख लो इसका, नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल। अब जो है कुछ में फूल ज्यादा है उनको कम करना है मान लो, तो इसी की मात्रा यदि अपन 200 ppm डालेंगे तो आपके अमरूद और अनार में फूल कम हो जाएंगे, विरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, 200 ppm ये क्या काम कर रहा है, इसको उल्टा कर रहा है, फूलों को कम कर रहा है NNA, ये विरलीकरण के लिए है यानी कम करने के लिए, और ये बढ़ाने के लिए। एक से देखो 500 ppm से मात्रा बढ़ रही है, नेफ्थेलिन एसिटिक ज्यादा यूज, जो इसकी मात्रा 2 ppm यूज करेंगे और इसकी कम करेंगे तो क्या होगा, इसमें फूल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फूलों के नियंत्रण के लिए जिब्रेलिन्स काम में आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और तीसरा है फलों व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, यानी जो झड़ रहे हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए, फूल और फलों को झड़ने से रोकने के लिए भी जो है इन्हीं हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। पादप वर्धी नियंत्रक या पादप नियंत्रक पदार्थ के रूप में इनको जानते हैं। तो बंधुओं, फल वृक्षों में फूल झड़ने वे फलों के पकने से पूर्व झड़ने से रोकने के लिए जो है आम, नींबू, नारंगी में NAA, ठीक है, 2,4-D इनका यूज किया जाता है, नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल और 2,4-D का यूज करते हुए, ताकि जो है आपके फूल और फल झड़े नहीं और जो आपकी जो पूरी जो फसल है वो अच्छी मिले। इसके लिए 15 से 20 ppm का घोल डाला जाता है। ठीक है, 15 से 20 ppm का घोल तैयार करते हैं, इसमें जिब्रेलिक अम्ल भी शामिल है, इसका भी यूज किया जाता है। मूल रूप से जो मात्रा होती है वो जो किस मात्रा को किस मात्रा मिलाना है, जो आप केमिकल्स की दुकान पर जो कृषि
से जुड़े हुए रहते हैं उन पे जाएंगे तो जो बोतल होती है इन हार्मोन्स के उस पर लिखा हुआ रहता है किस मात्रा में किसका घोल है। ये घोल विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और विशेष रूप से घोल तैयार करने का मतलब सीधा सीधा होता है कि इन पादपों को इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो आपके फलों और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए Na2,4-D और जिब्रेलिक की 15 से 20 ppm यानी पर मिलियन जो है पार्ट पर मिलियन जो यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन जो के रूप में इन्हीं के यूज करने से अलग अलग मात्रा से इनका अलग अलग प्रभाव होता है। यहाँ अपन ने देखा था विरलीकरण करने के लिए 200 पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं, यहाँ 500 पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं। इन्होंने कहा था कि इसमें वृद्धि अधिक हो फूलों की, ठीक है, इसमें कम करनी है तो इसकी मात्रा कम कर दी। और यहाँ पर इनको झड़ने से रोकने के लिए केवल 15 से 20 ppm ही डालना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें जब अपन किसी एग्रीकल्चर के जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं वहां जाते हैं तो प्रत्येक बोतल्स पर ppm की मात्रा लिखी हुई रहती है, उसके अकॉर्डिंग उनको खरीदना चाहिए और एक प्रशिक्षित व्यक्ति से इनका छिड़काव कराना चाहिए। तो फूल और फल झड़ने से रोकने के अलावा जो इनका यूज होता है फलों का जो है आकार बढ़ाने में भी काम आते हैं, यानी फल बनने वह इनका आकार बढ़ाने में भी इनका यूज होता है। उदाहरण के तौर पर जो आम है, आम का आकार बढ़ाना है अपने को, आम बड़े चाहिए आपको, तो इसके लिए आप NaA 10 ppm का यूज करेंगे, यानी NaA 10 ppm यानी पार्ट पर मिलियन का यूज करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि आपने नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल यूज किया है और इसलिए आपके आम बड़े आम आपको प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से जो है आम के अलावा यदि आपको बड़े नींबू प्राप्त करने हैं, बड़े अनार प्राप्त करने हैं और जो अन्य जो जैसे नींबू और अंगूर के फलों को वृद्धि के लिए जिब्रेलिक अम्ल जो है उसका यूज करना पड़ेगा। जिब्रेलिक अम्ल जो 20 से लेकर के और 20 से 50 जो है ppm यूज करना पड़ेगा, तब आप जो है इसके माध्यम से आप नींबू अंगूर ये आप बड़े प्राप्त कर पाओगे, अर्थात जो साइज होती है उससे बड़ी साइज जिब्रेलिक अम्ल की सहायता से आपको प्राप्त होगी। और इसके अलावा आप जो जिब्रेलिक अम्ल के साथ Na का भी यूज कर सकते हैं, इसकी भी मात्रा यही रहेगी 25 से 50 ppm, ठीक है। यानी अलग अलग पार्ट पर मिलियन यूज करने से अलग अलग इनके इफेक्ट होते हैं। ऐसा अपने कृषि वैज्ञानिक जो कृषि के वैज्ञानिक उन्होंने ये पाया है। तो हम फल बनने और इनके आकार को परिवर्तन यानी आकार को बढ़ाने के लिए भी जो है पादप हार्मोन्स का या जो पादप वृद्धि नियंत्रकों का यूज करके और हम अच्छी प्रकार से बड़े पादप जो ये है फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से फलों को बीज रहित बनाने में भी इनका यूज होता है, यानी जो फल है उनको बीज रहित करना है तो इसके लिए भी आपके इन्हीं हार्मोन्स का यूज होता है। केवल आपको ppm की मात्रा बदलनी होती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। ppm की मात्रा का मतलब हो गया कि जो एक रासायनिक भाग है उसको 1000 जो मिलीग्राम है उसके साथ उसको घोलना पड़ता है। और इसको घोलने के लिए सामान्यतः जल के साथ नहीं घुलते, इसके लिए इसको एल्कोहल की आवश्यकता होती है। और इसमें जो 47 मिनट है जो है आपको समय जो है वह विभिन्न प्रकार से रखना पड़ता है। कुछ को 40 से 45 मिनट तक एल्कोहल के साथ रखना पड़ता है, किसी को 24 घंटे भी रखना पड़ता है। इसकी जानकारी जो अपने को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्राप्त हो जाती है। तो अपन देख लेते हैं कि फलों को बीज रहित करने में किस हार्मोन का यूज होता है। तो फलों को बीज रहित करने के लिए, यानी बड़े बड़े बीज होते हैं तो कई बार उसका जो है कम उपयोग होता है, तो इसके लिए देखो फलों को बीज रहित करने के लिए IAA, IBA इनका यूज किया जाता है और IPA, INA, यानी ये जितने भी आपके हार्मोन्स हैं इनका अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। इसी प्रकार से इनका यूज जो है खरपतवार नाशी के लिए भी किया जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है उन खरपतवारों को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए 2,4-D हार्मोन्स का यूज किया जाता है।
तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D बहुत ही अच्छा हार्मोन है, जो कि चौड़ी पत्ती वाली सभी खरपतवारों को ये नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो आपके अन्य हार्मोन्स भी हैं, जो विभिन्न प्रकार हार्मोन्स कलिकाओं की सुसुप्त अवस्था, जो फल फूल इत्यादि को जो है विभिन्न प्रकार से जो है एक प्रकार से वृद्धि में ये नियंत्रण करते हैं। इसीलिए पादप हार्मोन्स का उद्यानिकी में विशेष महत्व है। इसके प्रयोग करने की अलग अलग विधियां हैं, कुछ को घोल करके यूज करते हैं, यानी प्रयोग करने की जो विधियां हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली विधि यही है बंधुओं, इसको घोल करके, यानी इनका घोल तैयार किया जाता है और सामान्यतः जल के साथ घुलनशील नहीं होते हैं। इनको एल्कोहल और एल्कोहल के अलावा अन्य प्रकार के जो भी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम विलयन के अल्प मात्रा में इनको घोला जाता है, उसके बाद पानी में मिलाते हैं। तो अधिक समय के लिए इसको डुबोते हैं, कुछ को कम समय के लिए डुबोते हैं। इसके बाद दूसरा छिड़काव विधि से, यानी इसको छिड़काव भी करते हैं, स्प्रे के माध्यम से भी इनका यूज किया जाता है। और छिड़काव के अलावा जो है पाउडर के रूप में भी इनको छिड़कते हैं। इसके अलावा इनका जो यूज होता है पेस्ट के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी इसका पेस्ट बना करके और पौधे के साथ कनेक्टेड कर दिया जाता है। इनकी वाष्प भी दी जा सकती है, यदि आपके ग्रीन हाउस जो बना हुआ है तो वहाँ वाष्प के रूप में यानी गर्म करके और इनका जो धुआं बना करके भी दिया जाता है, और एरोसेल के रूप में भी दिया जाता है। और इसके अलावा जो है इनके इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्शनों के माध्यम से भी ये हार्मोन्स पौधों को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन का उद्यानिक में उपयोग जो प्रयोग करने की विधि है घोल बना करके। घोल जो आपके अधिक समय के लिए इनको डुबो सकते हैं, जैसे कम सांद्रता के जो कलमें होती है 25 से 50 पे, उनको 24 घंटे तक डुबोना पड़ता है। और 500 से लेकर 2000 तक ppm यदि अपन घोल बनाएं तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही कलमों को डुबाना पड़ता है। यानी समय कम है तो कम ppm रखिए तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो 50 ppm का आपने घोल बनाया तो आपको 24 घंटे तक उस कलम को डुबाना पड़ेगा, और आपने 500 से लेकर 2000 ppm का घोल तैयार कर लिया है तो इसका मतलब आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही उस कलम को उसमें डुबो करके उसको बॉन्ड कर देना चाहिए। और कुछ जो आपके ये हार्मोन्स होते हैं उनको छिड़काव विधि से उपयोग करते हैं। ठीक है, फल वृक्षों पर इनका सांद्रण बना करके और एल्कोहल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम जो है विलयन के साथ घोल करके छिड़काव कर देते हैं। इनका पाउडर के रूप में भी यूज होता है, यानी शेरेडेक्स और रूटेक्स के रूप में। पेस्ट के रूप में भी चूर्ण बना के लिनोलिन और अन्य जेल में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में बंद स्थानों पर गर्म प्लेट पर डालकर इनकी वाष्प बना सकते हैं, और एरोसेल के रूप में बारीक छिद्र के माध्यम से जो है इनकी वाष्प बन करके ये निकलती है, और इंजेक्शन के रूप में भी इनको भर करके फल वृक्षों के तने पर शाखाओं पर लगाए जा सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उद्यानिकी के अंदर पादप वृद्धि नियंत्रक यानी पादप हार्मोन्स का विशेष महत्व है। इसकी सही जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी मात्राएं जो होती है यदि अपन ने गलत ppm का यानी पर जो है पार्ट मिलियन जो यदि इनका गलत यूज कर लिया पार्ट पर मिलियन, तो इसका मतलब सीधा सीधा है आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो अलग हो सकता है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप इस विषय को जो है एग्रो बायो के अंदर भी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और एग्रो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी क्या क्या रासायनिक विशेषताएं हैं, क्या क्या जो इनका जीव विज्ञान के अंदर योगदान है, तो आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, इसको याद करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।